हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे थे, जिसके अंदर हम तकरीबन 20 क्वेश्चंस देख चुके थे और 10 क्वेश्चन आज भी देखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आरएसएम एसएसपी बोर्ड है वो कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पूछेगा। तो कोई भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछ सकते हैं। वैसे हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आने ही ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वो क्या है अपने पास, एक व्यक्ति रुपए में 5 के भाव से नारंगी खरीदता है। इस पैटर्न का मैंने क्वेश्चन कल भी एक करवाया था लास्ट में, लेकिन वैसे मैं तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपके ना रह जाए। देखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 के भाव से नारंगी खरीदता है। अब वह रुपए में किस भाव से उसे बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखो किस हिसाब से करेंगे। 5 के भाव से नारंगी खरीदता है, यानी कि 1 रुपए के 5 नारंगी खरीदता है, तो एक नारंगी कितने की खरीदेगा, 1/5 रुपए की खरीदेगा। ठीक है, तो ये अपने पास सीपी आ गया। और जो मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी दिया जाए उसको तो रखा करो नीचे और जो पूछा जाए उसको रखा करो ऊपर। अपने को दिया क्या है, सीपी दिया है ना, तो 100 को रख दिया नीचे। उसने क्या पूछा, अब वह रुपए में किस भाव से उसे बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाए, यानी कि 125 की वैल्यू पूछी है तो 125 को टांग दो ऊपर। काटते हैं 25 से, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। इस 5 से ये 5 कट गया, यहाँ पे क्या गया 1/4। मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था, जो ऊपर लिखी हुई चीज होती है वो तो रुपीज को बताती है और जो नीचे लिखी हुई चीज होती है वो क्वांटिटी को बताती है। यानी कि ये तो रुपीज है और ये क्वांटिटी है, यानी कि उसे 1 रुपए के 4 नारंगी बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर के उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था सवाल में, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। तो तकरीबन इस पैटर्न के मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जो है पैटर्न हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन की तरफ चलेंगे। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के पैटर्न में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बिजली के हीटर का अंकित मूल्य 480 रुपए है। एक बिजली का हीटर है, उसके ऊपर जो स्टिकर लगा है उसके ऊपर कितने रुपए का स्टिकर लगा है, 480 रुपए का स्टिकर लगा है। यदि इस पर 2 क्रमागत छूट 20% व 10% दी गई है तो हीटर कितने रुपए में मिलेगा। तो मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर ये बता रखा है कि जब भी लेन देन एक ही चीज के ऊपर हो तो हमेशा सक्सेसिव डिवीजन का केस लगा लिया करो। वो डिवीजन वाला केस आपके क्वेश्चन को काफी सिंपल कर देगा। तो यहां पर देखो अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपए है। इस पर 2 क्रमागत छूट, पहली छूट दी है 20% की, किस पर दी है, 480 पर ही तो 20% की छूट दी है। और उसके बाद में अगेन 10% की छूट दी है, यानी कि लेन देन का काम तो 480 के ऊपर ही हो रहा है ना। और मैंने क्या कहा था कि जब भी लेन देन का काम किसी एक ही चीज के ऊपर हो तो हमेशा सक्सेसिव डिवीजन लगाया करो। तो लगा दो यहाँ पर सक्सेसिव डिवीजन का केस। पहली छूट कितने परसेंट की है, 20% की है, तो 5 से 4 हो गया। यहाँ पर बात कर रहे हैं एमआरपी की और यहाँ पर बात कर रहे हैं जी सेलिंग प्राइस की। मैंने कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी के ऊपर दिया जाता है, मार्किंग प्राइस के ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाता है। इसी कारण मैंने यहाँ पर एमआरपी लिखा है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखा है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते तो हमेशा कॉस्ट प्राइस की बात की जाती है, क्रय मूल्य की बात की जाती है। देखो, तो पहली छूट मिली 20% की, तो 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है ना। यानी कि एमआरपी 5 की रही होगी,
1 का डिस्काउंट देकर के कितने में बेचा है? 4 में बेचा है। फिर देता है 10% का डिस्काउंट, यानी कि 10 से 9। ये लो, कुछ कटने वाली चीजें हो तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 25 हो गया और ये 9 दूनी 18 हो गया। अब ये वाली चीज किसको बता रही है? मार्किंग प्राइस को। ये वाली चीज किसको बता रही है? सेलिंग प्राइस को। उसने क्या कहा है? बिजली के हीटर का अंकित मूल्य कितना है? 480 है, यानी कि इसकी वैल्यू 25 की वैल्यू अपने को दी गई है। उसने कितना बोला है? अंकित मूल्य क्या है? 480 है। भाई अपने अकॉर्डिंग तो 25 है, यानी 25 की वैल्यू किसके बराबर है? 480 के बराबर है। 25 की वैल्यू किसके बराबर? 480 के बराबर। तो हीटर कितने रुपए में मिलेगा? यानी कि वैल्यू किसकी पूछी है? इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछी है ना, और जिसकी वैल्यू भी पूछी जाए हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको सोल्व कर दो जी। 25 से काट दें या फिर 5 से काट दें ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। चम 25, 5 9 45, बच गया 3, 5 36। अब 5 से काटते हैं, 5 कम 5, बच गया 4, 5 9 45, 5 दूनी 10। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 दूनी 36 का 6, हासिल आ गया 3। हासिल कितना आया? 3। अब 18 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 का स्क्वायर होता है जी 324। इस 324 में 18 जोड़ोगे तो आएगा 342, और हासिल कितनी चल रही है? 3, यानी कि 345। यानी हीटर कितने का मिलेगा? 345.6 रुपीज का मिलेगा। है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी लेन देन आपको एक ही चीज के ऊपर मिले तो हमेशा सक्सेसिव डिवीजन का केस लगाया करो। अब यहाँ पर मान लो कि परसेंटेज वाली वैल्यूज जो है वो अपने को थोड़ी टफ दे दी जाती, इस तरीके से दे दी जाती, मान लो 16 सही 2/3%, या 83 सही 1/3%। तो इस हिसाब की जब आपको कुछ टफ परसेंटेज वाली वैल्यू दी जाती है ना, उस केस में सक्सेसिव डिवीजन जो होता है ना, वो अपने का काम को काफी आसान कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि सक्सेसिव डिवीजन का जो केस है वो आपको हर केस में समझ लेना है, आपकी हर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ये हेल्प कर देगा। ठीक है, हटा दूं मैं इसको। ये सक्सेसिव डिवीजन का केस मैंने बहुत डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, और कॉन्सेप्ट लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड भी करवाए गए हैं, आप वहां से जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर देख भी सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला देखिएगा जी। यदि किसी नहीं, एक व्यापारी को अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने पर भी उससे 26% का लाभ हो? तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें ऐसा कह दे कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसमें ऐसा दिया गया है कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, तो उस केस में आप हमेशा मार्किंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लिया करो। कैसे निकालते हैं? देखो, एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने। मार्किंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, वो बराबर होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। यहां पर पी किसको बताएगा? पी यहां पर बताता है जी प्रॉफिट को। डी किसको बता रहा है? डी बताएगा डिस्काउंट को। अब अपने को सारी वैल्यूज दी जाएंगी और इनमें से किसी एक वैल्यू को पूछ लेगा, और ये अपने को यूज कब करना है? जब अपने को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट कमाता है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिले आप फटाक से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया करो, उससे आपको एमपी और सीपी का जो रेशियो है ना, वो रेशियो मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही तो कहा है, देखो 10% छूट देकर भी 26% का लाभ कमा रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। तो उसने क्या दिया है अपने को? उसने कहा क्या है?
एक व्यक्ति को अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितना परसेंट अधिक मूल्यांकित करना चाहिए कि 10% छूट देने पर भी 20% का 26% का लाभ हो। तो एमपी अपॉन सीपी बराबर प्रॉफिट कितना है 26% है ना, तो ये तो आ गया 126, और डिस्काउंट कितना है 10% का है, तो ये आ गया 90। अब देखो खरीदा इतने में है, टैग इतने में लगाया है, कितना ज्यादा का टैग लगाया है, 36 ज्यादा का टैग लगाया है ना, कितने के ऊपर लगाया है 90 के ऊपर लगाया है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से 4 पर कट गया, यानी कि 40% अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ना वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी एमपी और सी, जब भी ऐसा ऐसा कह दे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के रूप में कि प्रॉफिट डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, तो आपको हमेशा एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, इजी सा सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यदि किसी वस्तु को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 33.60 रुपए अधिक मिलते हैं, बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा तो मैंने आपको एक चीज कल की क्लास में भी बताई थी कि जब भी आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए इतने रुपए अधिक कमाता है इतने रुपए कम कमाता है, तो डायरेक्ट जो मैंने आपको जुगाड़ बताया था वो जुगाड़ अप्लाई कर दिया करो, बेसिक तरीके के चक्कर में मत पड़ा करो। तो यहाँ पर डायरेक्ट जुगाड़ लगा दें क्या, तो क्या करेंगे, देखो उसने क्या कहा 33.60 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था। तो क्या करो, इस 33.60 को पकड़कर बाहर निकाल लो और लिख लो साइड में 33.60 लिख लिया साइड में। अब 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता तो 95 और 105 के बीच में डिफरेंस कितने का 10 का, जो डिफरेंस है उसको नीचे लिख दो, लिख दिया नीचे। मैंने क्या कहा था 95% केस में हमेशा आपको सीपी पूछेगा, तो जो चीज पूछी जाए उसको रख दो ऊपर, ये लो। अब बस इसको सोल्व कर देंगे, ये पॉइंट हटा तो ये 2 जीरो उड़ गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना आ गया अपने पास 336 अपना क्या है जी सीपी है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसा ही तो है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखो कितना फटाक से क्वेश्चन हो गया, और बेसिक तरीके से करते तो इस स्टेप तक आप पहुंचते तो पहले आप डायग्राम बनाते, उसके बाद में आप यहाँ पर आते, तो यहां से हमने डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल जाए कि इतने रुपए कम कमाता है इतने रुपए ज्यादा कमाता है, 2% की वैल्यू अपने को दी हुई मिल जाए, तो आप हमेशा ये वाला जुगाड़ लगा लिया करो, आपका काम फटाफट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम के अंदर तो टाइम ही तो बचाना अपने को, पूरा बेसिक तरीका थोड़ी ना एग्जामिनर को करके दिखाना है कि मुझे बेसिक तरीके से भी आता है, मुझे शॉर्टकट भी आता है। अपने को एग्जामिनर में एग्जाम के अंदर यदि शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है तो शॉर्टकट से ही क्वेश्चन को निकालना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया था। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया है ना 80 रुपए कम में बेचा जाता, कम और ज्यादा की बात कर रहा है, यानी कि जो अपना तरीका है ना जो भी मैंने आपको बताया सीधा का सीधा वो तरीका अप्लाई कर दो, कर देते हैं अप्लाई। 80 को पकड़ करके बाहर निकालो, 80 का जूतड़ा पकड़ 12 काट दो, तो 80 ने 12 काट दियो जी। फिर 10% लाभ पर बेचा गया और फिर 10% हानि पर, 110 और 90 के बीच में डिफरेंस कितने का 20 का, तो 20 को नीचे रख दो। पूछा क्या है सीपी पूछता है ऐसे सवालों, ये लो 20 से 4 पर कट गया, सीपी कितना गया जी 400 आ गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा बताओ, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी।
तो ये जो तरीके हैं ना, ये आप तरीके डेफिनेटली ध्यान में रखा करो, एग्जाम के अंदर आपकी काफी हेल्प करेंगे ये तरीके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। विक्रय मूल्य पर 25% बट्टा से मोहन ने एक घड़ी खरीदी। जो मोहन है उसने विक्रय मूल्य पर 25% बट्टा से एक घड़ी खरीदी है। घड़ी की कीमत 1545 रुपए, तो घड़ी की मूल विक्रय कीमत क्या है? देखो सिंपल है सवाल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? वो हमेशा आपका एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए जी। तो विक्रय कीमत पर 25% बट्टा से मोहन ने घड़ी खरीदी है, तो 4 से 3 हो गया। ये एमआरपी की बात चल रही है, ये सेलिंग प्राइस की बात चल रही है। घड़ी की कीमत 1545 रुपए, तो घड़ी की मूल विक्रय कीमत क्या है? यानी कि जो उसका जो टैग लगा था उस टैग की वैल्यू उसने पूछी है। तो 1545 किसके बराबर? 3 के बराबर, क्योंकि उसने 1545 रुपए में घड़ी बेची है। तो 1545 कितने के बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। उसने मार्किंग प्राइस पूछा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 पंजे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 एकम 4 और 2 6, 5 के 20। 2060 रुपए का टैग लगाएगा जी वो घड़ी पर। 2060 जो है वो आपका सही जवाब होगा, यानी कि 26वें में जो आंसर आएगा वो पांचवा आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो टैग तो उसने कितने का लगाया था? 2060 का, लेकिन 25% का डिस्काउंट देकर के घड़ी को बेचा कितने में है? 1545 में बेचा है। उसने मूल विक्रय कीमत पूछी थी, यानी कि जो टैग लगा था, एमआरपी जो लगा था, मार्किंग प्राइस जो लगा था, जो अंकित मूल्य लगा था, जितने का स्टिकर लगा था, उसकी वैल्यू उसने पूछी थी। क्या हो गई जी? 2060 हो गई। सिंपल था सवाल। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड आउट किया करो, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया करो बस। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 5 कुर्सियों और 8 मेजों की कीमत रुपए 6574 है। 10 कुर्सियों और 16 मेजों की कीमत कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन को कई लोग देखेंगे ना, क्वेश्चन को देखते ही वो पता है किस मार्क को लगा देंगे, ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में एक ही चीज होती है कि दो इक्वेशन जब होती हैं तो उससे हमेशा दो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। एक इक्वेशन हमेशा एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करती है। अब यहां पर एक इक्वेशन है, देखो यहां पर इक्वेशन कितनी है अपने पास? इक्वेशन तो एक है, लेकिन वेरिएबल अपने को दो दे रखे हैं। तो कई लोग जल्दबाजी में क्या कर देंगे, ज्ञात नहीं कर सकते लगा देंगे, और आंसर जो है ना वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार के ऑप्शन तभी डाले हैं मैंने ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब यहां पर आप इस प्रकार के सवाल देख लोगे ना, तो फिर एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आएंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे ऐसे सवालों का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 5 कुर्सियों और 8 मेजों की कीमत कितनी है? 6574 है। 5 चेयर और 8 टेबल की कीमत कितनी है? 6574 रुपए। उसने क्या पूछा है? तो 10 चेयर और 16 टेबल की कीमत कितनी होगी, ये अपने से पूछा। अब एक चीज देखो आप, यहां पर 5 का डबल है 10, यहां पर 8 का डबल है 16, यानी कि इसका डबल कर दोगे तो यहां पर वो चीज आएगी ना, आंसर आ जाएगा। तो इसका डबल करो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना आएगा आपका आंसर। 13 1 4 8, 13 1 4 8, यानी कि 27वें में जो ऑप्शन है ना वो तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। अब एग्जाम में अपने को इतना भी नहीं लिखना, एग्जाम में हम अपने को करना क्या है, डायरेक्ट देखना है कि 5 चेयर और 8 टेबल की कीमत इतनी है, और 5 चेयर का डबल है 10 चेयर, और 8 टेबल का डबल है 16 टेबल, यानी कि जस्ट डबल करवा रहा है। तो ऑप्शन के अंदर जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्ट डबल कर देना, फटाक से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना कम लिखोगे ना उतनी अच्छी स्पीड होगी आपकी, और कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से कर लेना बस। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, महेश ने 3 कैलकुलेटर
और 4 पेन स्टैंड 2140 रुपए में खरीदे। उसके बाद उसने एक और कैलकुलेटर और 5 पेन स्टैंड 1355 रुपए में खरीदे। उसने सिर्फ कैलकुलेटर खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? थोड़ा सा थोड़ी सी एक कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है सवाल में। देखो, महेश ने 3 कैलकुलेटर, यानी कि 3 कैलकुलेटर और 4 पेन स्टैंड कितने के खरीदे हैं? 2140 के खरीदे हैं। उसके बाद उसने एक कैलकुलेटर और खरीदा है और 5 पेन स्टैंड, 5 पेन स्टैंड ये कितने के खरीदे हैं? 1355 के खरीदे हैं। उसने सिर्फ कैलकुलेटर खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? तो कैलकुलेटर उसने कितने खरीदे हैं? 3 इधर खरीदे, 4 एक इधर खरीदा, यानी कि टोटल उसने 4 कैलकुलेटर खरीदे हैं। उस 4 कैलकुलेटर की वैल्यू वो अपने से पूछ रहा है कितनी आएगी। अब यहां पर अपने पास देखो 2 इक्वेशन बन रही हैं और 2 ही वेरिएबल है, यानी कि आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कई लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को और कैलकुलेटिव बना देते हैं। वो क्या करते हैं, इस p को बराबर करने लग जाते हैं, इसको 5, अब अपने इसको कैलकुलेटर की वैल्यू पूछी है ना, तो वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो पेन वाली जो वैल्यू है ना, ये बराबर हो जाएगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पेन वाली वैल्यू को काट देंगे। तो वो तो रहेगा स्मार्टली तरीका। और कई लोग क्या करते हैं, इन कैलकुलेटर की वैल्यू को इक्विवेलेंट कर लेंगे और उसके बाद में इस कैलकुलेटर की वैल्यू को काट देंगे। तो फिर पहले वो p की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में c की वैल्यू निकालेंगे। और अपने से वैल्यू ही c की पूछी है तो डायरेक्ट आप c को क्यों काट रहे हो? क्यों ना आप p को बराबर कर लो, स्मार्टली काम करोगे तब काम फटाफट होगा। अपने को c की वैल्यू चाहिए ना, तो p को हटा दो ताकि डायरेक्ट अपने पास c की वैल्यू आ जाए। तो हटाएं, आप p की वैल्यू को हटाओ, तो इसको मल्टीप्लाई करो जी ऊपर वाली को 5 से। इसको कितने से करोगे मल्टीप्लाई? 5 से। अच्छा, इसको किससे करोगे? इसको 4 से करोगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन कैसी आ जाएगी? 15 कैलकुलेटर प्लस 5 के 20 पेन इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और ये 0 और ये 0 हो गया 5 से मल्टीप्लाई। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 कैलकुलेटर प्लस 5 के 20 पेन आ गया। इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 का 0 हासिल आ गया 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल आ गया 2, 13 चौके 52 और 2 54, 54। ये लो जी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका कल्याण हो गया। अब देखो अपने को c की वैल्यू चाहिए थी ना, अब c की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। कई लोग c को पहले काट देते हैं, फिर वो पहले p की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों में से किसी इक्वेशन में रख करके c की वैल्यू निकालेंगे। अरे क्यों कैलकुलेटिव बनाते हो क्वेश्चन को? देखो 15 में से 4 गया 11c बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये 0, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और ये हो गया अपने पास 6, 6 में से 4 गया 2 आ गया, 10 में से 5 गया ये 5 आ गया। काट दो इसको 11 से, 11 चौक 44, 8 बच गया 11 88 और ये 0, यानी कि एक कैलसी की वैल्यू कितनी है, एक कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी है? 480 है। उसने कितने कैलकुलेटर खरीदे हैं उसकी वैल्यू उसने पूछी है, तो 3 तो इधर खरीदे और एक कैलकुलेटर इधर खरीदा, यानी कि टोटल उसने कितने कैलकुलेटर खरीदे हैं? 4 कैलकुलेटर खरीदे हैं। तो एक कैलकुलेटर की वैल्यू अपने पास है, तो बताओ 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? इसका 4 गुना कर दो, ये 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 1920 रुपए जो है उसने 4 कैलकुलेटर खरीदने पर खर्च किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सिंपल था सवाल, कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो चीज अपने को पूछी जाए उसको कभी भी आप काट मत देना। आप उसके जो अपोजिट में जो चीज है, जैसे यहाँ पर पी था, तो उसी को काटने की कोशिश करना ताकि जो पूछा है वो अपने को डायरेक्ट मिल जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एग्जाम के अंदर आपका कम से कम टाइम यूज हो, ताकि मैथ आपके फटाक से निपट जाए। उसके बाद में इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश वैसे भी थोड़ा सा टाइम ले जाती है, पैसेज वगैरह आते हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और अपने राजस्थान वालों की तो वैसे भी इंग्लिश थोड़ी वीक ही होती है, टाइम लगता है उनको समझने में थोड़ा।
और इंग्लिश धोखेबाज भी होती है, क्या पता हम लोग अटेम्प्ट करें और वो क्वेश्चन भी गलत हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक उत्पाद की लेबल पर लगी कीमत 750 रुपए है, यानी कि अपने को किसकी की कौन सी वैल्यू दी है, अपने को मार्किंग प्राइस दिया है, कितना है, 750 है। यदि वह 20% छूट पर बेची जाए और डीलर को 25% का लाभ हो तो लागत कीमत कितनी होगी। मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, उस केस में आप डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया करो। तो निकाल लो यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशियो, और एमपी तो अपने को पता है 750 है, सीपी अपने को निकालना है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का, तो ऊपर तो आ गया 125। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अपने को बार बार। डिस्काउंट कितने का मिला, 20% का, तो ये आ गया 80। उसने पूछा क्या है, लागत कीमत कितनी होगी, सीपी की वैल्यू पूछी है जी, निकाल दो सीपी की वैल्यू, इसको पलटी मरवा दो, 80 125, ये 750 उधर मल्टीप्लाई होगा 750, बस इसको सोल्व करो। 25 थी 75, 25 पंजे 125, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, बच गया 3 5 30, 16 पंजे 80, 16 त्रिक 48, 480, यानी कि सीपी कितना आएगा अपने पास, 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ मिल जाए कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, तो आपको ये वाला तरीका यूज करना है, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी का आपको यूज करना है, एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल इसी वक्त पर अपनी वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।